हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम सीखने वाले हैं जीएसटीआरएन फॉर्म। रिटर्न फाइल करते टाइम क्या क्या गलतियां हो सकती है वो हम यहाँ सीखेंगे और फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो इसका हम ध्यान रखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है और मैं सीए फॉर्म में जीएसटी की प्रैक्टिस करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना समय वक्त ज़ाया किए। अब जीएसटीआरएन फॉर्म में पहला टेबल आता है बी टू बी एसईजेड और डीम एक्सपोर्ट सप्लाईज का। बी टू बी मतलब सेल फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर्ड पर्सन। एसईजेड मतलब सेल टू एसईजेड यूनिट विथ और विदाउट पेमेंट टैक्स। अब विथ पेमेंट ऑफ टैक्स तो नॉर्मल हो गया, अगर अपने एलयूटी ली हुई है तब तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में देंगे। डीम एक्सपोर्ट मतलब आप किसी और के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसमें भी आपको कंसेशनल रेट मिलता है 0.10% का। एंड इंटरेस्ट रेट सप्लाइज टू अट्रैक्टिंग इंटरेस्ट रेट सप्लाइज अट्रैक्टिंग आईजीएसटी, इट इज रेयरली यूज्ड इन दिस फॉर्म। ये बहुत कम यूसेज में आता है हमारे रेगुलर रिटर्न केस में। अब इस टेबल में क्या पॉइंट्स हमें नोट करनी चाहिए उसका एक हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। जीएसटीआईएन हैज बीन एक्टिवेटेड एंड सेल इनवॉइस डेट हैज बीन ऑन और आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटीआईएन ऑफ द सप्लायर। यदि किसी का जीएसटीआईएन नंबर 18/6/2025 को आया तो उसका सेल इनवॉइस 18/6/2025 या उसके आगे के डेट पे बनेगा, उसके बैक डेटेड का नहीं बनेगा। या मतलब 17/6/25 का नहीं, इसका इनवॉइस नहीं बन पाएगा, उसको जीएसटी पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट आता है प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी मैच विद जीएसटीएन। इफ देयर हैज बीन मिसमैच इन बोथ देन द आईएससी हैज बीन इनएलिजिबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट। अगर आपका जीएसटीएन सामने वाले का है महाराष्ट्र का और आपने प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात डाला है तो उसको आईटीसी इनएलिजिबल हो जाएंगे 2A के अंदर, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई और जीएसटीएन दोनों मिसमैच दिखेंगे उसमें। फिर आता है रिवर्स चार्ज टैब शुड बी ऑलवेज एंड अदरवाइज द टैक्स लायबिलिटी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट। अब जो रिवर्स चार्ज का कॉलम आता है जीएसटी फॉर्म में टेबल नंबर बी टू बी वाले में, तो उसमें आपको हमेशा एन लिखना है रिवर्स चार्ज में। यदि आपको कोई आरसीएम की लायबिलिटी सामने वाले को अप्लीकेबल करनी है तो आप यस करोगे, अदरवाइज हम हमेशा गुड्स के केस में तो नो ही करोगे, क्योंकि वो टैक्स आपको भरना है, सामने वाला नहीं भरना है। अगर आप यस कर दोगे उस जगह पे तो आपको सामने वाले को टैक्स भरना है उस केस में। फिर फोर्थ पॉइंट आएगा ऑल्सो चेक द इनवॉइस वैल्यू to match with taxable value plus tax. If there is any difference, then possible reasons are TCS amount added in invoice value, discount has been booked after the invoice in invoice after tax in invoice value, or any other reason as the case may be. अब इसमें क्या होता है कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स इनवर्स वैल्यू आती है, वो आपका मैच करना चाहिए जिस टर्म में। अगर उसमें कुछ रीजन की वजह से डिफरेंस आ रहा है तो रीजन क्या हो सकते हैं? टीसीएस अमाउंट। अगर आप टैक्सेबल वैल्यू में टैक्स ऐड कर रहे हो, उसके बाद में कोई टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो या टीडीएस भर रहे हो, तो आपके इनवॉइस वैल्यू में से एडलेस हो जाएगा। और सेम ऐसे अगर कोई डिस्काउंट है जिस पे जीएसटी नहीं ले रहे हो, आप सामने वाले को कोई डिस्काउंट दे रहे हो तो इनवॉइस वैल्यू को आपको कम करेगा या बढ़ाएगा। और भी कोई अदर रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इनवॉइस वैल्यू में डिफर आएगा प्राइस अमाउंट में। फिर आता है बी टू बी ए अमेंड सप्लाई। बी टू बी ए मतलब सेल हो गया हमारा बी टू बी में, और ए का मतलब होता है अमेंडमेंट। मतलब आपने जो अभी इस टेब ये फर्स्ट टेबल में आपने जो सेल किया है बी टू बी ऐसे जो डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज को, उसका यहाँ अपने अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब अपने जानेंगे टाइप ऑफ अमेंडमेंट क्या हो सकते हैं उसमें। एक तो अमेंडमेंट हो सकता है जीएसटीएन में, आपका बिल टोटली सही है, सिर्फ जीएसटीएन चेंज करना है आपको सामने वाले का, तो आप सिर्फ जीएसटी नंबर चेंज कर देंगे, वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। दूसरा चेंजेस हो सकता है इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट का। यदि आपने कोई इनवॉइस नंबर में कुछ मिसमैच हो गया, डेट में कुछ मिसमैच हो गया, तो आप उसको चेंज कर सकते हो इसमें। फिर थर्ड चेंजेस आता है चेंजेस इन इनवॉइस वैल्यू, कि इनवॉइस वैल्यू में का क्या क्या चेंजेस हुआ है। अगर पहले वाला इनवॉइस वैल्यू 10,000 था और अभी 15,000 था, आप उसको अमेंड करके 15,000 कर देंगे, ना कि डिफरेंस करोगे 5,000 का। आपको टोटल जो नेट वैल्यू न्यू फिगर है आपका न्यू वैल्यू आएगा ना जी इनवॉइस में, आपको वो वैल्यू चेंज करना है। फिर चेंजेस इन टैक्स रेट, यदि आपका अगर लास्ट मंथ में जो आपने रिटर्न फाइल किया उसमें टैक्स रेट आपका 5% चलेगा, आपको भरना था 12%, 18%, जो भी उसका रेट है, तो आप इसको यहाँ पे सिर्फ टैक्स रेट में चेंज कर दोगे तो आपका जो अमेंडमेंट में जो इफेक्ट आएगा बाद में डिफरेंस का, तो वो सिर्फ टैक्स का आएगा, नॉट टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू। एंड आएगा चेंजेस इन टैक्सेबल वैल्यू।
अब आप जैसे इनवॉइस वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, जैसे टैक्सेबल वैल्यू में भी चेंज कर सकते हैं, पर टैक्सेबल वैल्यू में कुछ चेंजेस है, पहले कुछ और गया और अभी कुछ चेंज होकर नया फिगर है और एडलेस हुआ, तब यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद चेंजेस आता है प्लेस ऑफ सप्लाई का। प्लेस ऑफ सप्लाई में कहते हैं कि अगर जीएसटी में आपको, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, इस वाले पॉइंट में प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी मैच्ड। अगर यहाँ पे कोई आपका मिसमैच होता है तब उसको अमेंड करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हो प्लेस ऑफ सप्लाई को। अब इस केस में अपने को क्या पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। अब कोई भी अमेंडमेंट एक ही बार कर सकते हो। एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट डन इन सेपरेट इनवॉइस नंबर इज अ फाइनल अमेंडमेंट। मतलब एक इनवॉइस का एक ही अमेंडमेंट हो सकता है और वही फाइनल अमेंडमेंट होगा, उसके बाद कोई दूसरा अमेंडमेंट नहीं होगा। इन सिंपल वर्ड्स, अमेंडमेंट शुड बी डन वंस। एक बार अमेंडमेंट हो गया इस बिल का तो उसको दोबारा अमेंड नहीं कर सकते हम। एंड सेकंड पॉइंट है प्रीवियस ईयर इनवॉइस अमेंडमेंट लिमिट विल बी अप टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नवंबर मंथ और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9 से विच एवर इज अर्लियर। अब आपको अगर पिछले साल का इनवॉइस जैसे 24-25 का कोई बिल अमेंड करना है तो अप टू आप 30 नवंबर 2025 तक कर सकते हो, या फिर जीएसटी 9 की फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर। सपोज अगर आपका जीएसटी 9 फाइल होगा 31 अक्टूबर को, तो आप उसके बाद भी हम अगर अमेंडमेंट करो 30 नवंबर तक तो आपको अमेंडमेंट करने देगा, लेकिन वो सामने वाले आईटीसी इनएलिजिबल होंगे तो उसका अमेंडमेंट करके भी कोई फायदा नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स में अपने समझे तो आपको अमेंडमेंट जो करने हैं 9 के पहले पहले कर देना, उसके 9 के बाद जो भी अमेंडमेंट रहेंगे उसका कोई पॉइंट नहीं रहेंगे बाद में, वैलिड पॉइंट नहीं होगा सामने वाले के लिए। थर्ड आता है B2C लार्ज और B2CL एंड B2CLA। अब B2C लार्ज मतलब क्या होता है, B2CL मतलब होता है, B2C मतलब बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है उसका। तो इनवॉइसेस फॉर टैक्सेबल आउटपुट सप्लाइज टू द कंज्यूमर्स वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड द स्टेट वेयर द सप्लायर इज रजिस्टर्ड। अब कोई आप आउटसाइड स्टेट में कुछ सेल कर रहे हो जहाँ पे सप्लाई और सॉरी जहाँ पे सप्लायर रजिस्टर्ड है अपना, इट मीन्स वहाँ पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, नॉट अ रजिस्टर्ड, मतलब उसका जीएसटी नंबर नहीं, वहाँ पे से वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है। एंड द इनवॉइस वैल्यू शुड बी मोर देन 1 लाख रुपीज। अब इसमें क्या होता है, लास्ट जो अमेंडमेंट आया था फ्रॉम जुलाई 20 सॉरी फ्रॉम अगस्त 24 से, तो उसमें आपकी 1 लाख की लिमिट कर दी थी। उसके पहले जो लिमिट थी 2.5 लाख की थी। अगर आप कोई भी अदर स्टेट में सेल कर रहे हो, आउट ऑफ द स्टेट सेल कर रहे हो आप, तो उसकी लिमिट 2.5 लाख की पहले थे। 2.5 लाख के ऊपर अगर उसका इनवॉइस वैल्यू जाता है तो आपको B2CL में रिपोर्ट करना है, अदरवाइज 2.5 लाख के अंदर है तो आपको B2CS में अपलोड करना है, मतलब B2C स्मॉल में अपलोड करना है। लेकिन अब यहाँ पे लिमिट चेंज करके 1 लाख कर दी है अगस्त 24 से। तो अगस्त 24 से जो भी आपका अगर इनवॉइस वैल्यू 1 लाख, 1 लाख या 1 लाख से क्रॉस कर रहा है तो आपको फिर B2CL में रिपोर्ट करना है उसको। अब इसमें पॉइंट्स क्या नोटेट करने हैं अपने को कि B2CL में जाता क्या क्या है। तो B2CL में जाएगा इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स रेट, टैक्सेबल वैल्यू शुड बी रिपोर्टेड इन दिस टेबल। ये सब चीज़ें इसमें रिपोर्ट होगी। अदरवाइज B2CS में क्या रहता है कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जाता है और उसका अमाउंट जाता है, लेकिन इसमें ये सब चीज़ें जाएंगी यहाँ पे डिटेल में जाएगा, सिर्फ जीएसटी नंबर नहीं रहेगा उसका क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड सामने वाला। एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट डन इन सेपरेट इनवॉइस नंबर इज अ फाइनल अमेंडमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, अमेंडमेंट शुड बी डन वंस। अमेंडमेंट शुड बी रिपोर्टेड अंडर टेबल B2CL। इसमें भी सेम केस है, अगर आप कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हो किसी बिल का, बिल नंबर का, तो वो एक ही बार अमेंड होगा और वो फाइनल अमेंडमेंट होगा, उसके बाद दोबारा आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो बिल को। और जो अमेंडमेंट होगा वो कौन सी टेबल में होगा, B2CLA, मतलब B2C लार्ज अमेंडमेंट। एंड प्रीवियस ईयर इनवॉइस अमेंडमेंट लिमिट विल बी अप टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जैसे आपको मैंने पहले बताया। उस इस केस में भी वही होगा कि जो भी अमेंडमेंट होगा सिर्फ 30 नवंबर या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GST 9 से विच एवर इज अर्लियर वही वैलिड रहेगा सामने वालों के लिए। मतलब सामने वालों को वो आईटी से एलिजिबल रहेंगे तब तक के लिए। अगर आप 9 पहले फाइल कर दो, अमेंडमेंट बाद में करो 30 नवंबर को, तो वो वैलिड नहीं रहेंगे, उसके लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे आईटी से, क्योंकि कट ऑफ डेट होगा विच एवर इज अर्लियर का। फोर्थ पॉइंट आता है B2C स्मॉल और B2CS एंड B2CSA, मतलब अमेंडमेंट। Suppliers may to consumers and unregistered person of the following nature: intrastate supply any value, इंटरस्टेट में कोई भी वैल्यू है वो सब B2CS में रिपोर्ट होना। इन केस ऑफ इंटरस्टेट मतलब आउट ऑफ द स्टेट आप कोई कर रहे हो, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, इंटर मतलब आउट ऑफ द स्टेट, उसका इनवॉइस वैल्यू 1 लाख
या 1 लाख से लेस। अब इसमें भी सेम चीज़ है, अगर आपका अप टू जुलाई 24 2.5 लाख के नीचे है तब B2CS में रिपोर्ट करेंगे। और फ्रॉम अगस्त 24 अगर 1 लाख के नीचे है तब यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे B2CS में, अदरवाइज अब B2CL में रिपोर्ट करेंगे। अब इसमें क्या क्या रिपोर्ट होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू शुड बी रिपोर्टेड इन दिस टेबल। और अगर कोई सेस एप्लीकेबल है तो वो आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, बस इतनी चीज़ें रिपोर्ट होंगी। इसमें ना आपको बिल नंबर देना है ना बिल की डेट देनी है। सेकंड पॉइंट आएगा, एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट डन इन सेपरेट इनवॉइस नंबर इज अ फाइनल अमेंडमेंट, सिंपल वर्ड्स अमेंडमेंट शुड बी डन वंस। सेम पॉइंट जैसे पहले हमारा रिपीट हुआ है, कोई भी अमेंडमेंट B2CS में होगा तो वो एक ही अमेंडमेंट होगा और वो फाइनल अमेंडमेंट होगा। अब इसमें B2CS के केस में आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, वो आप नोट डाउन करके रखना। इफ अमेंडमेंट ऑफ अप्रैल 25, ये एग्जांपल है, if amendment of April 25 month of any state made in next month June 25 and after filing GST came to know about that the another state amendment of April 25 is pending, then you can't do that amendment in another month August 25 because the GST portal will restrict the amendment. अब सपोज आपने अप्रैल 25 में कुछ सेल किया था गुजरात वाले केस में, अब उसमें गुजरात का था, महाराष्ट्र का था, राजस्थान का था, ऐसे 3 स्टेट में आपने सेल किए थे B2CS में, और वो आपने R1 में रिपोर्ट भी कर दिया और R1 फाइल हो गया आपका अप्रैल का। अब आपने पता चला आपको जून मंथ में कि इसमें कोई अमेंडमेंट करना है आपको, और सपोज गुजरात वाले में कुछ अमेंडमेंट करना है B2CS में, तो आपने जून मंथ में वो अमेंडमेंट कर दिया, तो वो आपने उस पीरियड का अप्रैल में पीरियड का सिलेक्ट करके जून में अप्रैल मंथ में गुजरात का अपने वैल्यू चेंज करके अमेंड कर दिया और उसको फाइल कर दिया जून का रिटर्न। अब उसके बाद आपको फिर पता चला कि उसमें मेरा राजस्थान में भी कुछ अमेंडमेंट बाकी था अप्रैल मंथ में। अब वो आपको पोर्टल रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि आपने अगर एक महीने में कोई भी स्टेट का एक अमेंडमेंट कर दिया तब दूसरे स्टेट का अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसी पीरियड के कोई भी स्टेट के इसमें, जिस स्टेट का आपको अमेंडमेंट करने हैं, या फिर अगर उस स्टेट में आपका कोई सेल नहीं है तो वो स्टेट का वैल्यू सेट कर देना उसमें। फिर आता है प्रीवियस ईयर इनवॉइस अमेंडमेंट लिमिट विल बी अप टू नेक्स्ट फाइनेंशियल। सेम पॉइंट है जैसा हमारा लास्ट कवर किया था कि उसका अमेंडमेंट 9 फाइल करने से पहले या 9 फाइल करने की डेट या अपना 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर। अब फिफ्थ पॉइंट आता है CDNR एंड CDNRA अमेंडमेंट। अब क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू टू द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, डेबिट और क्रेडिट नोट इशूड अगेंस्ट इनवॉइस विल बी reported here against original invoice number, hence fill the details of original invoice number, original invoice also which was furnished in B2B section of earlier current tax period। अब इसमें क्या होता है कि पहले जो रिपोर्टेड होते थे, मतलब पहले जब रिटर्न फाइलिंग होती थी प्रीवियस ईयर्स में, उसमें यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी रिपोर्ट करना रहता है कि किस बिल के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशूड हो रहा है। बट अब से अभी हमको ये सब अपलोड करना नहीं है, मैं आई थिंक 2020-21 से सब बंद हो गया ओरिजिनल इनवॉइस नंबर रिपोर्ट करने के किस बिल के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशूड हुई है। अब हम जानेंगे कि क्रेडिट नोट किस किस पीरियड की हो, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। अब क्रेडिट नोट गुड्स रिटर्न की हो सकती है कि आपका गुड्स आपने बेचा वो रिटर्न आ गया, फिर डिस्काउंट आप गिवन कर रहे हो क्लाइंट को तो उसका मतलब वैल्यू डाउन कर रहे हो तो उसका क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो कि GST का डिस्काउंट दिया हमने। दूसरा होता है रेट डिफरेंस का, कि रेट टैक्स अपने जो बिल इशू किया था B2B में, उसका बिल का अमाउंट रेट ज़्यादा लग गया था, वो आप कम कर रहे हो अभी, तो उसको करके वो क्रेडिट नोट इशू कर रहा है क्योंकि बिल अमेंड नहीं करना चाह रहे हैं, अब उसके लिए क्रेडिट नोट इशू कर रहा है। थर्ड होता है कि वो वटा अकाउंट, मतलब वटा अब एक तरीके से डिस्काउंट माना जाता है। और डेबिट नोट इशूड होती है इंटरेस्ट चार्ज टू डिसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट पेमेंट और ड्यू टू वेरिएशन इन प्राइस ऑफ B2B सेल्स फॉर विच डेबिट नोट हैज बीन इशूड। अब जैसे क्रेडिट नोट के केस में होता है कि आपको प्राइस चेंजेस हुई, मतलब प्राइस जैसे 500 रुपये का आपने B2B का बिल बनाया था, वो प्राइस चेंज होकर कम हो गई, 500 की जगह 450 का, तो आपने 50 रुपये का क्रेडिट नोट बनाया। सेम केस अगर 500 की जगह 550 होती तब वो 50 रुपये का डेबिट नोट बनाया, मतलब वैल्यू इंक्रीज करते हैं, डेबिट नोट से वैल्यू इंक्रीज होती है, क्रेडिट नोट से वैल्यू डिक्रीज होती है। और दूसरा डेबिट नोट बन जाए इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब अगर कोई सी पार्टी का पेमेंट लेट आ रहा था, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करो तो उसके भी अब GST क्लेम भरना पड़ेगा। आप क्रेडिट नोट के जो भी बिल बनाए तो वो नॉन GST के भी बना सकते हो, बट आपको डेबिट नोट हमेशा GST का बना पड़ेगा तो उससे गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस ना हो। अब पॉइंट्स टू बी नोटेड, एनी टाइप ऑफ पॉइंट सेपरेट इनवॉइस नंबर, ये दोनों पॉइंट सेम है जैसे हमने लास्ट पढ़ा था। आई होप आप इसको पढ़ लूँगे।
CDN-UR and CDN-UR-A amendment. A credit note, debit note issued to unregistered person against interstate invoice value is more than 1 लाख रुपए. अब आपने जो क्रेडिट नोट B2CL में जो आपने सेल किया था या B2C में जो सेल किया था उसका आपको क्रेडिट नोट बनाना है. तो B2CS का क्रेडिट नोट तो उसी हेड में आपका चले जाएगा B2CS में. बट जो B2CL का क्रेडिट है वो कहाँ पे आप अमेंडमेंट करोगे? CDN UR वाले टैब में. उसमें एक ऑप्शन आता है B2CL एक्सपोर्ट विथ पेमेंट और एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट. तो उस पर आपको B2CL रिपोर्ट करना है और वहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल के उसके डिटेल फिलअप करके ये आपको बिल का क्रेडिट नोट बना देना उस बिल का जो आपने क्रेडिट नोट बनाया वहाँ पे. Sales written in respect of export sales also reported in this table mentioning export with payment or without payment of tax. Shipping bill details are not required in export return. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी जो रिटर्न आएगा वो आपका यहाँ पे रिपोर्ट होगा. और एक B2CL का जो आपने अदर स्टेट में सेल किया है जिसकी लिमिट क्रॉस कर गई 1 लाख से फ्रॉम अगस्त 24 और उसका कोई अमेंडमेंट करना था वो करूँगे CDN UR वाले टेबल में क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन अमेंडमेंट ऐसा. फिर आता है 7th पॉइंट अपना आता है एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमेंडमेंट. अब एक्सपोर्ट डिनोट्स टू एक्सपोर्ट सेल्स बाय पोर्ट. अब जब पोर्ट के थ्रू माल बेच रहे हो गुड्स बेच रहे हो तो वो जो रिपोर्ट होगा वो यहाँ पे या टेबल में होगा एक्सपोर्ट में. अब एक्सपोर्ट दो तरीके से होता है विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स क्यों होगा? क्योंकि आपने अगर एलयूटी ली है तो उस केस में आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स देंगे. अब इन वो इस टेबल में क्या क्या रिपोर्ट होता है कि इनवॉइस वैल्यू एंड टैक्सेबल वैल्यू जो रहेंगे हमेशा सेम रहेंगे. इन मोस्ट केसेस क्या होता है B2B का अगर आप कोई सेल कर रहे हो तो इसमें टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स करके इनवॉइस वैल्यू होती थी. लेकिन इस केस में क्या एक्सपोर्ट का आपको रिफंड मिल जाएगा. विद पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको एज से रिफंड मिल जाएगा. विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको रिफंड का एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वैसे रिफंड मिल जाएगा. इसके लिए हमारा टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू आपको दोनों सेम रखनी पड़ेगी. और इसमें शिपिंग बिल्स आर मैंडेटरी टू गेट ऑटोमेटिक रिफंड फ्रॉम एज आफ्टर फाइलिंग 3B. अब कोई भी एक्सपोर्ट के केस में आपको अगर रिफंड लेना है तो आपको उसका शिपिंग बिल यहाँ पे रिपोर्ट करना रहेगा. अब शिपिंग बिल आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे फिर वो आप R1 फाइल करोगे. R1 फाइल करने का भी वो वैलिडेट करेंगे 3B फाइल होने के बाद. 3B फाइल करने का भी वो वैलिडेट करेंगे. आप उसमें एरर भी आ सकती है. मोस्ट ऑफ द केसेस में वैलिडेट हो जाता है. अगर कुछ केसेस में एरर आ रही है अगर इनवॉइस नंबर का कुछ इशू है शिपिंग बिल और इनवॉइस नंबर में जो आपने R1 में फाइल किया और जो शिपिंग बिल में इनवॉइस में डेट है या इनवॉइस नंबर है या का वैल्यूज में डिफरेंस है तो उस केस में यहाँ पे वैलिडेशन रहेगा. अदरवाइज वो वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा. अब इसमें क्या पॉइंट नोटेड करना है इसमें. अब मेन पॉइंट है कि ये मल्टीपल अमेंडमेंट अवेलेबल है इसमें. अगर आप एक्सपोर्ट के केस में कोई भी अमेंडमेंट करो मल्टीपल टाइप के क्योंकि अगर आपने जिससे एक्सपोर्ट किया है और उस टाइम पे आपका शिपिंग बिल जनरेट नहीं हुआ R1 फाइल करते टाइम पे. अब शिपिंग बिल 15 दिन बाद 1 महीने बाद भी जनरेट होता है. जिस दिन माल पोर्ट से निकलता है तब शिपिंग बिल जनरेट होता है. तो उस केस में क्या होगा कि आपको फिर वो रिफंड नहीं मिलेगा उस पीरियड में. बाद में रिफंड मिलेगा तो उसका अमेंडमेंट मिलता है. अब उस टाइम पर जब आप अमेंडमेंट अमेंडमेंट कर रहे हो उसका कोई चांस नहीं कि वो वैलिडेट सक्सेसफुली हो. कुछ एरर भी आ सकते हैं इसमें फ्यूचर में. इसके लिए इसमें मल्टीपल अमेंडमेंट्स का अवेलेबिलिटी है अपने पास कि आप मल्टीपल अमेंडमेंट्स कर सकते हो. और आपको जो अमेंडमेंट करना है वो एक्सपोर्ट अमेंडमेंट वाले टेबल में करोगे. अब इसमें ये जो लिमिट है ये एप्लीकेबल नहीं होती है. ये प्रीवियस ईयर इनवॉइस का आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ही अमेंडमेंट कर सकते हो. समटाइम्स क्या होता है कि 1 साल बाद भी शिपिंग बिल जनरेट हो एक तो माल रुका रहो पोर्ट पे कस्टम्स में फ्री सीज करके रखा आपका माल और भेजा नहीं हो एक्सपोर्ट नहीं किया हो तो वो 1 साल बाद अगर एक्सपोर्ट हो रहा है 1 डेढ़ साल बाद एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसका शिपिंग बिल कम जनरेट होगा. तो उस डेट का रिफंड लेने के लिए तो फिर हमको अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है ना. तो इसके लिए इस केस में ये वाला नहीं आएगा कि आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते उसको. इसके लिए लिखा है यहाँ पे दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स. एक्सपोर्ट सेल्स केस में मल्टीपल अमेंडमेंट्स अलाउड इन मल्टीपल ईयर. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 8.80 एंड 80A. 80 मीन्स होता है अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस और 80 आता है अमाउंट रिसीव्ड इन 80 ये आता है हमारा अमाउंट रिसीव्ड अमेंडमेंट वाला कि अमाउंट जो हमको रिसीव हुआ उसका अमेंडमेंट को भी कुछ करना है तो वो. अब एडवांस टैक्स क्या होता है कि कोई अमाउंट जैसे आपकी आपको कोई कुछ परचेस करनी है सर्विस लेनी है तो उसका कोई स्पेसिफिक जैसे 10 लाख रुपए आपको किसी ने एडवांस दे दिया कि ये एडवांस है आप उसके सर्विस अब उसको बाद में पहुंचा देना. तो जिस दिन एडवांस रिसीव हुआ आपके बैंक में
उसका आपको एडवांसली टैक्स भर देना है कि एडवांस में हम टैक्स भर रहे हो। जैसे आप इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स भरते हो, वैसे इसमें भी एडवांस टैक्स आता है कि गुड्स के केस में हमको एडवांस मिला, उसमें हम टैक्स भर दे रहे वॉलेंटरली। और उसके बाद में जब बिल इशू होगा उसके अगेंस्ट में हम एडजस्ट कर देंगे उसको। अब एडवांस टैक्स में क्या क्या रिपोर्ट होता है? ओनली प्लेस ऑफ सप्लाई एंड अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस आर टू बी रिपोर्टेड इन दिस टेबल। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ से आपको मिला है पैसा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, और उसका एक अमाउंट आएगा कि स्पेसिफिक अमाउंट की क्या अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ, उस पर आपको टैक्स भर देना है। अब सेम चीज इसमें है कि एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट done in separate invoice number is a final amendment in simple one. Amendment should be done once. Amendment should be reported in table 80A. Advanced tax adjustment, sorry, advanced tax amendment में फिर आता है एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट और एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट अमेंडमेंट। अब जो आपने बिल यहाँ पे इशू किया, एडवांस टैक्स भरा है यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई डाल के, उसका जब नया बिल बनेगा, ओरिजिनल इनवॉइस जब उसका बनेगा टैक्स इनवॉइस, तो उसकी लाइबिलिटी भी खड़े हो जाएंगे। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे भी डालेंगे कि एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट में कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई जो हमने एडवांस टैक्स में भरा था उसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो आमने सामने बिल B2B में इशू हो गया और उसके अगेंस्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई से एडवांस टैक्स में एडजस्ट हो गया वो, तो आपकी लाइबिलिटी वहाँ पे जीरो हो जाएगी। नहीं तो आपको अगर आप यहाँ पे नहीं डालोगे तो आपको डुअल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएंगी उसमें। If any adjustment has been made in respect of advance tax, then proper tax invoice also been issued in the same month. अब जिस मंथ में आप टैक्स एडजस्ट कर रहे हो कि आपने जो टैक्स भरा था वो आपको एडजस्ट करना है, तो उसके अगेंस्ट में आपको बिल भी इशू करना पड़ेगा उसका ओरिजिनल इनवॉइस। उसके बगैर आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते। 10th पॉइंट आता है अपना एग्जाम। अब एग्जाम किस टाइप के हो सकते हैं? एक तो एग्जाम्प्टेड हो सकता है, नील रेटेड हो सकता है, नॉन जीएसटी हो सकता है। और वो किस केस में आएगा? इंटरस्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप आउट ऑफ द स्टेट कोई सप्लाई कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो और अब वो एग्जाम्प्ट है, नील रेटेड है, नॉन जीएसटी, तो यहाँ पे रिपोर्ट होगा। सेकेंड आता है इंटरस्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप विद इन द स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पे रिपोर्ट होगा। सेम होता है रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, इंटरस्टेट सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, इंटरस्टेट सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन। और इसमें एक पॉइंट का खास ध्यान रखना है कि इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होता, इसमें अमेंडमेंट का कोई टेबल नहीं दिया आपको। मतलब अगर आपको कोई भी वैल्यूज का चेंजेस करना है तो डिफरेंशियल अमाउंट अपन उस पीरियड में उस इसी टेबल में ऐड कर दी है। इसका कोई अमेंडमेंट का टेबल है नहीं इसके लिए। फिर 11th पॉइंट आता है हमारा HSN समरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अब HSN जो रिपोर्ट हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है? अभी तक हमने जो पढ़ा है B2B, B2CL, B2CS, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एक्सपोर्ट, एडवांस टैक्स, जितना भी हमारा जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वहाँ से, उसका एक समरी है ना आपका HSN में, उसके स्पेसिफिक HSN कोड्स के अंदर। अब HSN कोड्स आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो 6 डिजिट, 5 करोड़ के ऊपर है तो, सॉरी, 5 करोड़ के अंदर है तो 4 डिजिट, और 5 करोड़ के ऊपर है तो 6 डिजिट में आपका जाएगा। अगर आप अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है और अगर आप 4 डिजिट का HSN कोड डाल रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जीएसटी पोर्टल, वो वहाँ पे आपको सेव नहीं करने देना देता। अब इसमें एक और खास ध्यान रखने की, पहले तो क्या सिर्फ B2CS B2B के सब एक साथ में समरी जाती थी। अब May 25 से डिपार्टमेंट ने उसको अलग कर दिया कि B2B का अलग रिपोर्ट होगा HSN और B2C का अलग से रिपोर्ट होगा। फ्रॉम May 25 onwards B2B and B2CS HSN सेपरेटली रिपोर्ट इन जीएसटी वन टेबल। फॉर्मेट सेम रहेगा, बस टेप टेप पार्ट अलग अलग हो जाएगा, B2B का अलग हो जाएगा, B2CS का अलग हो जाएगा। और जो B2CL रहेगा वो आपका B2B में जाएगा, नहीं सॉरी, B2CL वाला आपका B2CS में जाएगा और B2B वाला पार्ट अलग। आपका एक्सपोर्ट का जो सेल्स है वो उसका जो HSN है वो भी B2CS वाले में जाएंगे, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को होगा एक तरीके से एक्सपोर्ट आप जो कर रहे हो। और इन केस ऑफ जो डॉक्स आता है हमारा, डॉक्स में तो आपको पता है कि सिर्फ डॉक्स में सीरीज जाती है तो उसका कोई इतना टेंशन वाला पॉइंट नहीं है, कि वो सिर्फ नॉर्मल पॉइंट है कि आपको सिर्फ डॉक्स रिपोर्ट करने का आपके B2B के बिल कहाँ से कहाँ तक बने, B2CS के कहाँ से कहाँ तक बने, इन शॉर्ट सीरीज आपको मेंटेन करने का, आपकी सीरीज कहाँ से कहाँ तक बनी वो आपको रिपोर्ट करना है। उसमें अगर कैंसिल बिल है तो आपको कैंसिल में रिपोर्ट कर देना है बस। बस यही था हमारा GST 1 आज के लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे GST 3 को नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे।